हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड पुश। तो मल्टी थ्रेडिंग की प्लेलिस्ट का आज हमारा तीसरा लेक्चर है। ठीक है, पहले दो लेक्चर्स में हमने मल्टी थ्रेडिंग का जो बेसिक्स है वो कवर कर लिया है कि मल्टी थ्रेडिंग होता क्या है, मल्टी थ्रेडिंग को हम क्यों यूज़ करते हैं। इसके अलावा सेकंड लेक्चर में हमने थ्रेड के बारे में मतलब ऑलमोस्ट सारा कुछ पढ़ लिया है, जैसे कि थ्रेड्स होते क्या हैं। ठीक है, थ्रेड्स का लाइफ साइकिल क्या होता है, थ्रेड्स का बिहेवियर क्या होता है। ठीक है, आप थ्रेड्स को कैसे नेम दे सकते हो, थ्रेड्स क्रिएट कैसे किए जाते हैं, हमने ये भी कवर कर लिया है। इसके साथ साथ हमने थ्रेड का लाइफ साइकिल और थ्रेड की प्रायोरिटी जैसे टॉपिक्स को भी हमने कवर कर लिया है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। ठीक है, आज हम थ्रेड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स के बारे में बात करने वाले हैं जो मल्टी थ्रेडिंग में बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले जो थ्रेड का जो मेथड जहाँ जो थ्रेड में यूज़ होते हैं जो मेथड्स, ठीक है बेसिकली, तो जो पहला मेथड है वो है स्लीप। ठीक है, तो इसकी डेक्लेरेशन या डेफिनेशन जो भी आप कह लो, ठीक है, वो कैसे होती है। सबसे पहले हमारे पास आता है स्लीप। ठीक है, ओपन पैरेंथेसिस में हमें क्या देनी होती है, ड्यूरेशन देनी होती है मिली सेकेंड्स में। ठीक है, तो ये काम क्या करता है, ठीक है, मेक्स द करंट थ्रेड पॉज फॉर गिवन टाइम। ठीक है, अब जैसे कोई थ्रेड है, ठीक है, अब थ्रेड अपना काम कर रहा है, ठीक है, थ्रेड इज़ रनिंग, है ना, तो हमें कुछ टाइम के लिए उस थ्रेड को पॉज करना है, तो हम किसका यूज़ करते हैं, स्लीप मेथड का यूज़ करते हैं। ये टेम्परेरी बेसिस पर हमारे थ्रेड को क्या कर देते हैं, इनएक्टिव कर देते हैं। ठीक है, अब जैसे इसकी एग्जाम्पल क्या है, थ्रेड डॉट स्लीप 1000। ठीक है, 1000 यानी कि हमने मिली सेकेंड्स दिए हैं। अब मिली सेकेंड्स 1000 मतलब 1 सेकेंड, है ना, तो जो हमारा करंटली जो वर्किंग थ्रेड होगा वो 1 सेकेंड के लिए रुक जाएगा, है ना। मान लो एक थ्रेड है, उसका काम है कि उसने मल्टीपल स्टेटमेंट्स को प्रिंट कराना है ना। जैसे ही आपने उस थ्रेड को स्टार्ट किया वो अपनी स्टेटमेंट्स प्रिंट करा रहा है। फिर उसके बाद क्या होता है कि अगर आपने एक पॉइंट पर आकर उस थ्रेड के ऊपर स्लीप मेथड कॉल कर दिया और उसको कुछ ड्यूरेशन दे दी, तो वो उतनी ड्यूरेशन तक रुक जाएगा। ठीक है, तो वो थोड़ी देर के लिए उन स्टेटमेंट्स को प्रिंट कराना बंद कर देगा। तो यही हमारे पास जो स्लीप होती है उसका क्या होता है, हमारे पास काम होता है, ठीक है, स्लीप मेथड का। तो इसको एक बार एग्जाम्पल के साथ कर लेते हैं। ठीक है, हम एक एक मेथड को एग्जाम्पल के साथ ज़रूर करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक थ्रेड क्लास बना लेते हैं। ठीक है, सो हम यहाँ पर बनाएंगे क्लास माई वर्कर। ठीक है, माई वर्कर नाम से हमने एक क्लास बनाई है जो किसको एक्सटेंड करेगी, थ्रेड को एक्सटेंड करेगी, क्योंकि जब भी हमने थ्रेड बनाना होता है तो हम किसको एक्सटेंड करवाते हैं, थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करवाते हैं, या फिर क्या करवाते हैं, रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करवाते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हमने ऑलरेडी कवर कर ली हैं। उसके बाद हमारे पास उस थ्रेड से हमें क्या काम करवाना है वो हम किस में डिफाइन करते हैं, वो हम रन मेथड में डिफाइन करते हैं, है ना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, रन मेथड को ओवरराइड कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो रन मेथड है वो ओवरराइड हो चुका है। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर हमने कुछ काम करवाना है। ठीक है, कुछ टास्क परफॉर्म करवाना है। ठीक है, ताकि जब भी हम इसके ऑब्जेक्ट को यूज़ करके थ्रेड बनाएंगे तो जब भी उस थ्रेड को हम स्टार्ट करेंगे तो जो रन मेथड में हमने टास्क लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर हम क्या करेंगे, फॉर इंट i इज़ इक्वल्स टू 1, i इज़ लेस देन इक्वल्स टू, हम यहाँ पर करेंगे 10। ठीक है, एंड i हमारे पास क्या होता रहेगा, प्लस प्लस होता रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर हमने क्या प्रिंट कराना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। ठीक है, सबसे पहले हम क्या प्रिंट कराएंगे, थ्रेड का नाम। ठीक है, अब थ्रेड का नाम हम कैसे प्रिंट कराते हैं, पहले हम थ्रेड क्लास से करंट थ्रेड को गेट कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम क्या यूज़ करते हैं, गेट नेम का फंक्शन यूज़ करते हैं। ये चीज़ हमने ऑलरेडी कर ली है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम लिखेंगे, ठीक है जी, यहाँ पर हम एक चीज़ कर सकते हैं। ठीक है, रनिंग। ठीक है, हम यहाँ पर रनिंग लिखेंगे और स्पेस देंगे और उसके साथ हमारे पास थ्रेड का जो नाम है, जो करंटली वर्किंग थ्रेड होगा उसका नाम हमारे पास शो होगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमने यहाँ पर क्या प्रिंट कराना है, टास्क। ठीक है जी, टास्क के साथ साथ हम क्या प्रिंट कराएंगे कि कौन सा टास्क जो है वो परफॉर्म हो रहा है, यानी कि हम आई को यहाँ पर प्रिंट करा देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई है ना। अब यहाँ पर क्या है, हम थ्रेड को नाम भी देंगे। ठीक है, देखो थ्रेड को नेम देने का क्या 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 तरीका होता है। एक तो ये होता है कि आप जब भी थ्रेड क्रिएट करोगे, यानी कि जब भी इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तो उसके साथ सेट नेम का फंक्शन कॉल कर दो। ठीक है, बट इसके अलावा हमारे पास एक शॉर्टकट और भी होता है, क्योंकि हमारे पास ये जो थ्रेड क्लास होती है, ठीक है, इसमें हमारे पास क्या होता है, एक कंस्ट्रक्टर होता है जो थ्रेड नेम को लेता है। ठीक है, जब भी हम उस कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं तो अपने आप ही क्या होता है, उस थ्रेड का नेम जो है वो सेट हो जाता है। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कैसे। अब हम सबसे पहले कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। ठीक है, कंस्ट्रक्टर हमारे पास कैसे बनता है, माई वर्कर। ठीक है, अब हमने कौन सा कंस्ट्रक्टर बनाना है, नेम वाला कंस्ट्रक्टर बनाना है। ठीक है जी, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, नेम ले लेंगे। ठीक है, और इसको हमने क्या कराना है,
एक सुपर कीवर्ड होता है, सुपर कीवर्ड में यूज़ करेंगे इस नेम को, ठीक है। और ये नेम हमारा किस टाइप का होगा, स्ट्रिंग टाइप का होगा, ठीक है। तो ये चीज़ जैसे ही हमने करी तो हमारा हम जो भी जब भी हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसमें जो भी हम नाम पास करेंगे वो हमारा एज अ थ्रेड सेट हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ देखो हमने ऊप्स के टॉपिक करे हुए हैं, कंस्ट्रक्टर का टॉपिक आपने किया हुआ है, आपको अच्छे से समझ आना चाहिए। देखो सबसे पहले कंस्ट्रक्टर होता क्या है, जो हमारी क्लास है उसी के नेम का एक मेथड होता है, ठीक है। फिर उसके बाद देखो ये जो हमारी थ्रेड है ना, ठीक है, ये थ्रेड क्लास है, इसके अंदर हमारे पास बहुत सारे कंस्ट्रक्टर्स होते हैं जिसमें एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर होता है जो नेम को एज अ पैरामीटर लेता है। तो हम क्या करेंगे, हम माई वर्कर क्लास का भी एक पैरामीटर बनाएंगे जो नेम को एज अ पैरामीटर लेता होगा। फिर हम क्या करेंगे, सुपर क्या करता है, ये जो पेरेंट है, ठीक है, पेरेंट क्लास हमारी थ्रेड है, थ्रेड के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, थ्रेड के कंस्ट्रक्टर में ये नेम पास कर देंगे, ठीक है। जब हम थ्रेड के कंस्ट्रक्टर में नेम पास करेंगे तो वो जो नेम हमने पास किया है वो उस थ्रेड का नेम सेट हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम यहाँ पर गेट कर रहे हैं, ये सब चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि जब एक आइट्रेशन कंप्लीट हो तो हमारा थ्रेड कुछ टाइम के लिए वेट करे, उसके बाद सेकंड आइट्रेशन परफॉर्म करे। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, उसके लिए हम यूज़ करेंगे स्लीप मेथड, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा थ्रेड हर एक आइट्रेशन के बाद कुछ टाइम के लिए पॉज हो। और जब भी हमें अपने थ्रेड को पॉज करवाना होता है तो उसके लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं स्लीप मेथड, है ना। तो अब यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात है, जब मैं यहाँ पर थ्रेड डॉट स्लीप करूँगी ना तो मेरे पास क्या होगा, कुछ इशू आएगा। अब यहाँ पर मैं टाइम देती हूँ कि भाई 2 सेकंड के लिए मुझे अपने थ्रेड को पॉज करवाना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ना कुछ एरर शो हो रही है, देखो मैंने लिखा तो सही है, ठीक है, कि भाई थ्रेड है, थ्रेड जो भी अब करंटली थ्रेड रन कर रहा होगा उसमें मैंने स्लीप मेथड को कॉल कर दिया कि भाई वो 2 सेकंड के लिए रुक जाए। लेकिन यहाँ पर मुझे कुछ एरर शो हो रहा है, तो ये एरर है क्या, ठीक है, एक बार हम चेक कर लेते हैं। ओके, तो मेरे पास थ्रेड है अनहैंडल्ड एक्सेप्शन टाइप इंटरप्टेड एक्सेप्शन, ठीक है। तो अब इसका क्या मतलब है, ये हमें क्या बोल रहा है कि भाई आपने जो ये स्लीप मेथड कॉल किया है ना, इसके अंदर ना एक एक्सेप्शन आती है और वो एक्सेप्शन है इंटरप्टेड एक्सेप्शन, ठीक है। और वो एक्सेप्शन आपने हैंडल नहीं करी है। तो इंटरप्टेड एक्सेप्शन हमारी होती क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं, ठीक है। देखो अब यहाँ पर मैंने पूरा सिनेरियो आपको लिख दिया है, ठीक है। इमेजिन अ स्टूडेंट इन क्लास, ठीक है। हम इमेजिन कर लो, एक एग्जांपल समझ लो, एक स्टूडेंट है, ठीक है, क्लास में। अब एक थ्रेड क्या है, ठीक है, मतलब उस स्टूडेंट को हम एज अ थ्रेड सपोज कर लेते हैं, ठीक है। अब थ्रेड है कि हमारे सिनेरियो में अ स्टूडेंट डूइंग सम वर्क, ठीक है, लाइक सॉल्विंग द प्रॉब्लम, ठीक है। अब टीचर ने एक स्टूडेंट को एक प्रॉब्लम दी है और वो जो स्टूडेंट है वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, ठीक है, यानी कि अपना टास्क कर रहा है। तो उसको हम एज अ थ्रेड कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास ये थ्रेड होता है, थ्रेड के रन मेथड में कुछ ना कुछ टास्क हो रहा होता है ना। तो इस तरीके से मान लो कि क्लास में एक स्टूडेंट है, उसको टीचर ने कुछ काम दिया है और वो अपना काम कर रहा है, तो उसको हम एज अ थ्रेड कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, थ्रेड डॉट स्लीप कॉल कर देते हैं, यानी कि जो स्टूडेंट अपना काम कर रहा था वो उस थ्रेड पे हमने स्लीप मेथड कॉल कर दिया और उसको बोल दिया 5 सेकंड के लिए आप पॉज हो जाओ। मतलब कि क्या हुआ कि टीचर ने उसको काम दिया था करने के लिए, उसके बाद टीचर ने बोला कि 5 सेकंड के लिए आप रेस्ट कर लो, ठीक है, टेक रेस्ट फॉर 5 सेकंड्स, डोंट डू एनीथिंग। यानी कि अब 5 सेकंड के लिए जो भी तू काम कर रहा था उसको बंद कर दे और 5 सेकंड के लिए रेस्ट कर और कुछ भी नहीं करना है तुझे, है ना। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अब स्टूडेंट ने अपना काम करना बंद कर दिया और वो क्या हो गया, रेस्ट मोड पे चला गया, है ना। अब वो रेस्ट कर रहा है, चुप करके बैठा है, ठीक है। द स्टूडेंट सिट्स क्वाइटली फॉर 5 सेकंड्स, ठीक है। इतना अपना जो थ्रेड का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ। अब उसके बाद क्या होता है, नाउ व्हाट इफ द प्रिंसिपल कम्स इन एंड सेज हे स्टॉप रेस्टिंग, आई नीड यू राइट नाउ, ठीक है। सो दैट्स एन इंटरप्ट। अब मान लो कि भाई बच्चा जो है, वो स्टूडेंट है, वो 5 सेकंड के लिए रेस्ट कर रहा है, तो अब प्रिंसिपल आते हैं, वो बोलते हैं कि भाई रेस्ट करना बंद करो, ठीक है, जो आप रेस्ट कर रहे हो उसको बंद करो और मुझे आपसे काम है ना। तो उसको हम क्या कंसीडर करते हैं हमारी कोडिंग में, उसको बोलते हैं इंटरप्शन। तो इसी तरीके से मान लो कि हमारा एक थ्रेड है, ठीक है, वो अपना टास्क परफॉर्म कर रहा था, हमने उस पर स्लीप लगा दिया कि भाई आप 5 सेकंड के लिए स्लीप हो जाओ। अब उसके बाद क्या होता है, कोई और थ्रेड आता है और वो उस थ्रेड को जो रेस्ट कर रहा होता है उसको इंटरप्ट कर देता है। और वो इंटरप्ट कैसे कर सकता है, हमारे पास जावा में एक इंटरप्ट मेथड होता है जिसको यूज़ करके, ठीक है, हम किसी भी थ्रेड को, किसी भी स्लीपिंग थ्रेड को इंटरप्ट कर सकते हैं, है ना। तो अगर ऐसा केस हो जाता है तो क्या होता है, उस स्टूडेंट को, अब देखो मान लो कि जो स्टूडेंट था
उसको प्रिंसिपल ने आके बोला कि भाई आप रेस्ट मत करो, आपको काम करना है उठ के। तो जो उसको 5 सेकंड रेस्ट करने के लिए मिले थे, अब वो 5 सेकंड पूरे किए बिना ही बीच में से उठना पड़ेगा उसको। तो वो क्या है, एक इंटरप्शन है। तो इस केस में क्या हो सकता है कि हमारे पास जो है इंटरप्टेड एक्सेप्शन आ सकती है। तो जावा हमें फोर्स करता है कि भाई आप पहले उस इंटरप्टेड एक्सेप्शन को क्या करो, हैंडल करो, ठीक है। और जावा में जब भी हमें एक्सेप्शन हैंडल करनी होती है तो हम क्या यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं ट्राई कैच का ब्लॉक, ठीक है। ट्राई कैच हम यूज़ करते हैं। देखो ये एक्सेप्शन हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट हमने किया नहीं है कवर, तो इसको भी हम कवर कर लेंगे डिटेल में, बट अभी के लिए आप इतना समझ लो। देखो ये तो आपको समझ में आ गया ना कि हमने ये जो स्लीप है इसमें एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर एक्सेप्शन जो है वो हैंडल नहीं करी है, और एक्सेप्शन है इंटरप्टेड एक्सेप्शन, और ये भी मैंने आपको बता दिया है कि वो आती क्यों है ना। सो वाई स्लीप थ्रोज इंटरप्टेड एक्सेप्शन, बिकॉज वाइल अ थ्रेड इज स्लीपिंग सम अदर थ्रेड कैन कॉल इंटरप्ट ऑन इट, ठीक है। सो जावा वॉन्ट्स टू फोर्स यू हैंडल दिस स्पेशल सिचुएशन, okay, so that's why it throws a checked exception called interrupted exception, okay। सो अब हमारे पास क्या है, चेक्ड का क्या मतलब है, कंपाइलर हमें बोलता है यू मस्ट हैंडल दिस पॉसिबिलिटी विद ट्राई कैच और डिक्लेयर थ्रोज, ओके। सो ये चीज़ें हैं। अब हमारे पास जो है सबसे जो इजी तरीका होता है एक्सेप्शन को हैंडल करने का, वो होता है ट्राई कैच ब्लॉक, ठीक है। तो जिस भी कोड में आपको लगता है कि एक्सेप्शन आ रही है, वो कोड हमारा कहाँ पर आता है, वो कोड हमारा इस ट्राई ब्लॉक में आ जाता है। और जैसे ही हमारे कोड में एक्सेप्शन होती है, देखो अब जैसे हमें पता है कि इस लाइन में क्या है, एक्सेप्शन आ सकता है, तो ये लाइन जो होती है वो किस ब्लॉक में आएगी, ट्राई ब्लॉक में, ठीक है। तो इस लाइन को हम ट्राई ब्लॉक में लिख देते हैं। इतनी चीज़ क्लियर है कि जिस लाइन का हमें पता है कि भाई इस लाइन में एरर आ सकता है, इस लाइन में एक्सेप्शन आ सकती है, तो उसको आप किस में लिखोगे, उसको आप ट्राई ब्लॉक में लिखोगे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि हमारे पास ट्राई के बाद हमें कैच लगाना ज़रूरी होता है, और जो कैच है उसके अंदर अगर हम ये लिखें ई एक्सेप्शन, ठीक है। सॉरी एक्सेप्शन टाइप, हमें एक एक्सेप्शन टाइप का पैराम मिलता है जो हमें बताता है कि कौन सी एक्सेप्शन आई है, ठीक है। ये जो ई है ना, ये हमें बताता है कि कौन सी एक्सेप्शन आई है। अब मान लो कि अगर तो हमारे पास क्या है, कोई भी एक्सेप्शन नहीं आई है, तो आपका थ्रेड यहाँ पर है, ठीक है। ये वाली जो चीज़ है वो क्या होगी, प्रॉपर चलेगी, है ना। और अगर आपके किसी पॉइंट पर एक्सेप्शन आ जाती है, तो आपका जो कंपाइलर है वो यहाँ से जंप करके कहाँ पर आ जाता है, कैच ब्लॉक में आ जाता है, ठीक है। सो आई होप ये चीज़ समझ आ गई। तो हमने क्या किया, एक्सेप्शन को कैच कर लिया, ठीक है। इसको बोलते हैं एक्सेप्शन हैंडल करना। मान लो इस लाइन में, देखो जिस लाइन में आपको लगता है कि एक्सेप्शन आएगी उसको पहले ट्राई ब्लॉक में रख दो, फिर इन केस अगर एक्सेप्शन आ जाती है तो हमारा जो कंपाइलर है वो इसको रन करने की बजाय कहाँ जंप कर जाता है, कैच ब्लॉक में जंप कर जाता है, यानी कि हम हमारी एक्सेप्शन को कैच कर लेते हैं, ठीक है। सो इसीलिए हमारे पास जब भी आप स्लीप मेथड को कॉल करो तो ट्राई कैच लगाना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर है। तो इसको हम देखने के लिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम करते हैं कि भाई आप यहाँ पर प्रिंट करा लो, ठीक है, system.out.println, ठीक है। यहाँ पर आपने प्रिंट कराना है, क्या प्रिंट कराना है, थ्रेड इज़ स्लीपिंग, ठीक है। आपका जो थ्रेड है वो स्लीप हो रहा है, ठीक है, मतलब आपका थ्रेड सोने जा रहा है ना। सो थ्रेड इज़ गोइंग टू स्लीप लिख देते हैं ना हम यहाँ पर, थ्रेड इज़ गोइंग टू स्लीप। तो आपका थ्रेड जो है वो स्लीप करने जा रहा है। अब 2 सेकंड का, अगर मान लो कोई भी एक्सेप्शन नहीं आती है, आपका थ्रेड पूरे के पूरे 2 सेकंड्स तक रेस्ट करता है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ट्राई ब्लॉक ही रहेगा, है ना, ट्राई ब्लॉक ही हिट होगा। तो system.out.println, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है, थ्रेड स्लीप नॉर्मली, ओके। थ्रेड ने नॉर्मली स्लीप किया कितने टाइम तक, 2 सेकंड्स तक, यानी कि कोई भी स्पेशल जो एक्सेप्शन है वो नहीं आई, किसी और थ्रेड ने इसको इंटरप्ट नहीं करा। तो हमारा जो थ्रेड है वो 2 सेकंड्स तक पूरा रेस्ट करेगा, उसके बाद ही काम करना शुरू करेगा, ठीक है। और अगर एक्सेप्शन आ जाती है तो हम यहाँ पर क्या प्रिंट करा देंगे, system.out.println, और हम यहाँ पर प्रिंट कराएंगे कि थ्रेड इज़ इंटरप्टेड, ठीक है, थ्रेड इज़ इंटरप्टेड बाय अनदर थ्रेड, ठीक है, किसी और थ्रेड की वजह से ये इंटरप्ट हो गया है आपका थ्रेड, है ना। सो इतनी चीज़ आपको क्लियर है। अब हमने यहाँ पर क्या किया, ठीक है, एक आइट्रेशन देखो अब हम क्या करते हैं, इस माई वर्कर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, यानी कि एक थ्रेड क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब मैंने किया माई वर्कर, ठीक है, इसका हमने ऑब्जेक्ट बनाना है, तो हम पहले क्या कर रहे हैं, एक थ्रेड क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, T1 क्रिएट कर रहे हैं। अब न्यू माई वर्कर,
और यहाँ पर हमने क्या देना है, देखो कंस्ट्रक्टर में क्या है, नेम, तो यानी कि हमने इस थ्रेड का नेम देना है, तो हम इस थ्रेड का नाम रख लेते हैं worker1। ठीक है, तो ये हमारे थ्रेड का नाम हो जाएगा worker1, और जैसे ही हम इसको स्टार्ट करेंगे तो हमारा थ्रेड जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास क्या एरर आ रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। एक मिनट, ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर मैंने कुछ गड़बड़ कर दी है, एक बार इसका कुछ गड़बड़ हो गया, क्या कहते हैं इसको, करली ब्रेसेस का ना, ये वाली, हाँ ये वाली, यहाँ ये वाली जो क्लास थी इंपॉर्टेंट मेथड्स वाली क्लास, ये यहाँ पर बंद हो जानी चाहिए थी, है ना, तो इसको हम यहाँ पर बंद कर देते हैं, और ये एक्स्ट्रा है हमारी, इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, तो ये इस पर ध्यान मत देना, ये कभी कभी हो जाता है। ठीक है, करली ब्रेसेस का इधर उधर। तो अब हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट बना लिया, हमने एक थ्रेड बना लिया, इसको हमने स्टार्ट कर लिया। अब देखते हैं हमारे पास क्या होता है, तो इसको एक बार रन करके देखते हैं। ठीक है, देखो अभी क्या हो रहा है कि अभी हमने यहाँ पर T1 को एक बार भी इंटरप्ट नहीं करा है ना, हमने नॉर्मल T1 को स्टार्ट किया और उसको स्लीप टाइमिंग दिया है ना, तो अभी हम यहाँ पर इसको करके देखते हैं, तो ये बिना इस लाइन के बिना इंटरप्ट हुए प्रॉपरली नॉर्मली 2 सेकेंड्स तक जो है वो स्लीप होना चाहिए, है ना। तो अब यहाँ पर देखो हमारे पास क्या है, देखो ये स्लीप हुआ है ना, 2 सेकेंड्स के लिए ये स्लीप हुआ, फिर उसके बाद इसने क्या किया, टास्क 2 किया, फिर ये स्लीप हुआ नॉर्मली, फिर इसने टास्क 3 किया, है ना, तो ये हमारा जो है वो बिल्कुल प्रॉपर सही चल रहा है। अब अगर हम क्या करें, इस थ्रेड को इंटरप्ट कर दें, है ना, क्योंकि अब ये तो दो सेकेंड की स्लीप ले रहा है, लेकिन हम क्या करें, इसको इंटरप्ट कर दें, तो क्या चीज़ होगी, है ना, तो क्या होना चाहिए, क्योंकि अगर ये इंटरप्ट हो जाता है किसी और, क्योंकि अब हमने क्या किया, इसको इंटरप्ट कर दिया है ना, तो जब ये इंटरप्ट हो जाएगा, मेन थ्रेड से हमने इसको इंटरप्ट कर दिया T1 को अपने को, तो क्या होगा कि ये इंटरप्ट हो चुका है, तो ये वाली चीज़ प्रिंट होनी चाहिए हमारे पास, है ना, तो इसको हमने करा डिलीट, और अब हम करके देखते हैं रन। ठीक है, ये देखो थ्रेड इज़ इंटरप्टेड बाय अनदर थ्रेड, और इसने नॉर्मली 2 सेकेंड्स का स्लीप टाइम नहीं लिया, बल्कि साथ के साथ ही दूसरा टास्क इसने स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, है ना। तो अब हमारे पास ये स्लीप वाला कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, आई होप ये जो इंटरप्टेड एक्सेप्शन है ये भी समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट हमारे पास मेथड की तरफ। ठीक है, इस चीज़ को हम हटा देते हैं, इंटरप्शन को। अब नेक्स्ट है हमारे पास ज्वाइन मेथड, है ना। ज्वाइन मेथड का क्या मतलब है, मेक्स वन थ्रेड वेट अंटिल अनदर फिनिशेस। अब इस चीज़ का क्या मतलब है, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, ठीक है, इस स्लीप वाली चीज़ों को हटा देते हैं। अब ज्वाइन थ्रेड का क्या मतलब है, मान लो कि 2 थ्रेड साथ में 2 थ्रेड हैं, ठीक है, हमने 2 थ्रेड क्रिएट किए हैं और हमने दोनों थ्रेड को स्टार्ट कर दिया। अब मल्टी थ्रेडिंग का क्या मतलब होता है, सारे थ्रेड्स जो हैं वो एक साथ एक ही टाइम पर काम कर सकते हैं, है ना। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो सेकेंड थ्रेड है वो तब तक काम करना स्टार्ट ना करे जब तक थ्रेड 1 अपना कंप्लीट ना कर ले, तो हम क्या कर सकते हैं, हम जो थ्रेड 1 होगा उसके साथ ज्वाइन मेथड को कॉल कर सकते हैं। तो जब तक क्या होगा, तो उसमें क्या होगा कि जब तक हमारा जो थ्रेड 1 है वो कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक जो सेकंड थ्रेड होगा वो हमारा स्टार्ट नहीं होगा। तो इस चीज़ को समझते हैं। सबसे पहले ये हमने एक थ्रेड बनाया है, एक थ्रेड और बनाते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि साथ में काम करेंगे, ठीक है, हमारे थ्रेड। तो सबसे पहले हमने दूसरा थ्रेड भी बना लिया है, न्यू, ठीक है, माई वर्कर, और ये हमारे पास कौन सा है, वर्कर 2, है ना। सो ये हमारे पास है वर्कर 2 और इसको भी हमने कर दिया है स्टार्ट। ओके, ठीक है, ये चीज़ क्लियर है हमारे पास। अब हम करते हैं इसको रन। एक मिनट, ये पुरानी चीज़ों को हटा दो। ओके, तो देखो अब हमारे पास यहाँ पर क्या हो रहा है, वर्कर 2 वर्कर 1 वर्कर 2 वर्कर 1 वर्कर, ठीक है। तो ये सारे साथ में काम कर रहे हैं, दोनों साथ में काम कर रहे हैं, वर्कर 1 भी साथ में काम कर रहा है, वर्कर 2 भी, है ना। तो दोनों सेम टाइम पर काम कर रहे हैं। बट अभी हम चाहते हैं कि जब तक T1 का काम ख़त्म नहीं हो जाता तब तक T2 का काम शुरू नहीं होना चाहिए, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर T2 के स्टार्ट करने से पहले हम इसको बोल देंगे T1.join, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे कुछ एरर शो हो रहा है, इसको एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या एरर है। अनहैंडल्ड एक्सेप्शन टाइप इंटरप्टेड एक्सेप्शन, ओके, तो इसमें भी ये एक्सेप्शन आ सकता है। तो इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा, ट्राई कैच लगाना पड़ेगा, है ना। ट्राई कैच हम यहाँ पर लगा देंगे T1.join कॉल करने के लिए।
तो कैच हमारे पास आ चुका है यहाँ पर ना, ये जो हम एक्सेप्शन देते हैं इसकी बजाय अगर हमें पता है कि कौन सी एक्सेप्शन आएगी तो हम पर्टिकुलर उस एक्सेप्शन को भी बता सकते हैं। अब हमें पता है कि इस केस में इंटरप्टेड एक्सेप्शन आ सकती है, तो हम यहाँ पर इंटरप्टेड एक्सेप्शन भी लिख सकते हैं नॉर्मली एक्सेप्शन लिखने की बजाय। ठीक है, और अब चलते हैं, इसको हम करा देते हैं रन। ठीक है जी, अब देखो जब तक T1, देखो अब सिर्फ वर्कर 1 काम कर रहा है, जब तक वर्कर 1 ने अपना टास्क कंप्लीट नहीं कर लिया, 10 के 10 प्रिंट नहीं करवा दिए, तब तक वर्कर 2 स्टार्ट नहीं हुआ। ठीक है, तो ये रोल होता है ज्वाइन मेथड का। बहुत ही ईजी था, सिंपल था, है ना, बिल्कुल ही, कि अगर हमारे पास मल्टीपल थ्रेड्स साथ में काम करते हैं और अगर हम चाहते हैं बाकी के थ्रेड तब तक काम करना शुरू ना करें जब तक पहला थ्रेड जो है वो अपना टास्क कंप्लीट ना कर ले, तो हम उस पहले थ्रेड पर क्या कर देते हैं, ज्वाइन मेथड को कॉल कर देते हैं। ठीक है, सो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से। तो अब जो थर्ड मेथड है हमारे पास वो है यील्ड मेथड, है ना। तो इसका क्या काम है, अ रिक्वेस्ट नॉट गारंटी टू थ्रेड शेड्यूलर टू पॉज द करंट थ्रेड एंड अलाउ अदर इक्वल प्रायोरिटी थ्रेड्स टू रन। अब इसको अच्छे से समझो। देखो, आपको ये पता है कि आपके सिस्टम में बहुत सारे थ्रेड्स होते हैं। ठीक है, हर एक थ्रेड अपना एक काम कर रहा होता है ना। अब देखो, ये हमारे कंप्यूटर का एक CPU होता है, CPU में बहुत सारे थ्रेड्स अलग अलग काम कर रहे होते हैं। अब मान लो अब उसमें क्या होता है कि एक थ्रेड शेड्यूलर होता है जो क्या करता है, प्रायोरिटी वाइज थ्रेड्स को, अब मान लो कि एक से ज़्यादा थ्रेड्स हैं जिनको CPU की ज़रूरत है अपना काम करने के लिए, है ना। तो थ्रेड शेड्यूलर क्या करता है, वो अपने पास क्या करता है, उन थ्रेड्स को अपने पास क्यू में रख लेता है कि भाई जो हाई प्रायोरिटी वाला है वो पहले CPU को यूज़ करेगा, फिर उसके बाद क्या होगा कि जो दूसरा वाला थ्रेड होगा, जब उसने अपना काम कर लिया और CPU फ्री हो गया, फिर वो CPU दूसरे थ्रेड को मिलेगा, है ना। तो अब मान लो कि 2 थ्रेड्स हैं, ठीक है, जिनकी प्रायोरिटी सेम है। तो अब क्या कर रहा है, थ्रेड शेड्यूलर ने एक थ्रेड को रन कर लिया, ठीक है, उसको दे दिया कि भाई तू CPU यूज़ कर ले और अपना काम कर ले, है ना। तो अब क्या है कि वो जो थ्रेड है, जो करंटली रनिंग थ्रेड है, वो CPU को रिक्वेस्ट कर सकता है कि आप मेरा काम पॉज करके जो मेरे साथ में इक्वल प्रायोरिटी वाला थ्रेड है उसको CPU दे सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर है। अब इसमें क्या है कि ये पूरा का पूरा थ्रेड शेड्यूलर पे डिपेंड होता है कि वो चीज़ करता, ये चीज़ करता है या नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें ये नहीं होता है कि अगर आपने इसको बोल दिया कि थोड़े टाइम के लिए पॉज हो जाओ तो वो पॉज हो जाएगा, नहीं, वो देखेगा कि अगर CPU आइडल है, अगर CPU फ्री है तो वो उसको रोकेगा नहीं। ठीक है, वो चलता रहेगा, चाहे आपने यील्ड कॉल कर दिया है तो भी उसके काम को रोकेगा नहीं। लेकिन अगर ऐसा है कि उस थ्रेड के साथ कोई और एक थ्रेड है जो सेम प्रायोरिटी पर है, तो वो आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेगा और आपको थोड़ी देर के लिए, आपके थ्रेड को थोड़ी देर के लिए पॉज कर देगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। इसको दोबारा पढ़ते हैं, अ रिक्वेस्ट टू थ्रेड शेड्यूलर। ठीक है, एक रिक्वेस्ट होती है, कोई गारंटी नहीं होती है कि वो पॉज करेगा ही करेगा। ठीक है, देखो ये भी स्लीप की तरह ही होता है, जैसे स्लीप में हम ड्यूरेशन देते हैं कि हमारा थ्रेड कुछ देर के लिए पॉज हो जाए, बट इसमें क्या होता है कि जो स्लीप मेथड होता है उसमें फोर्सफुली होता है कि भाई अब वो थ्रेड पॉज होगा ही होगा। बट यील्ड में ऐसा नहीं होता, यील्ड में आप सिर्फ क्या करते हो, थ्रेड शेड्यूलर को रिक्वेस्ट करते हो कि अगर आप, मतलब अगर मेरे साथ में कोई सेम प्रायोरिटी का थ्रेड है, अगर आप उसको CPU देना चाहते हो तो मेरे काम को थोड़ी देर के लिए पॉज कर सकते हो। ठीक है, तो आप उसमें रिक्वेस्ट कर रहे हो, आप उसमें फोर्स नहीं कर रहे हो कि भाई मुझे थोड़ी देर के लिए पॉज करना ही करना है ना। सो अ रिक्वेस्ट टू थ्रेड शेड्यूलर टू पॉज द करंट थ्रेड एंड अलाउ अदर इक्वल प्रायोरिटी थ्रेड्स टू रन। ठीक है, सो ये समझ में आ गया आपको अच्छे से यील्ड मेथड के बारे में, है ना। तो इसमें हमने थोड़ा सा इसको भी एक एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं। तो अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अब हम क्या कर रहे हैं कि भाई हमारे पास 2 थ्रेड्स हैं जो साथ में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर मान लेते हैं कि भाई अगर आप थर्ड आइट्रेशन पे पहुँच जाते हो, है ना। ठीक है, मान लो आपका जो थ्रेड है वो वर्किंग है, तो अगर आप थर्ड आइट्रेशन पे पहुँच जाते हो तो आप थोड़ी देर के लिए पॉज ले लो। ठीक है, आप रुक जाओ, और अगर हमारे साथ में कोई और थ्रेड है हाई प्रायोरिटी वाला तो उसको आप जो है वो टास्क दे दो, है ना, उसको आप CPU दे दो। तो हम यहाँ पर हमने ये कर दिया। ठीक है, I = 3, और हमने बोला कि भाई आप मतलब कि यील्ड हमने कॉल कर दिया अपने थ्रेड के साथ। ठीक है, कि अपने थ्रेड को आप थोड़ी देर के लिए पॉज
पॉज कर सकते हो और उसके बजाय दूसरा थ्रेड जो है वो CPU को यूज़ कर सकता है। अब अगर CPU आइडल होगा तो वो अपने जो करंटली थ्रेड है उसको पॉज नहीं करेगा। अगर उस CPU के पास कोई और थ्रेड भी होगा जिस पे उसने काम करना है तो वो अपने जो थ्रेड है उसको पॉज कर देगा और जब तक दूसरा वाला थ्रेड काम कर रहा है तब तक हमारा ये वाला थ्रेड जो है वो क्या चला जाएगा, ब्लॉक स्टेट में चला जाएगा। ठीक है, इतना सा आपको समझ में आया। तो ये टोटली किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये टोटली थ्रेड शेड्यूलर के ऊपर डिपेंड करता है। हम जस्ट सजेस्ट कर सकते हैं कि आप मेरे थ्रेड को थोड़ी देर के लिए पॉज कर सकते हैं। ठीक है, सो ये रोल होता है यील्ड का। ओके, तो इसको हम एक बार कर लेते हैं रन। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पे देखो, जब हमारे पास थर्ड उस पर आइट्रेशन जब हमारी ख़त्म हो जाती है तो अब जब हम आते हैं तो हमारे पास क्या होता है, जो ये है CPU को हम यील्ड करने की रिक्वेस्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन अब कौन सी बातें वो एक्सेप्ट नहीं होगी क्योंकि हमारा CPU करंटली जो है वो कोई और टास्क नहीं कर रहा है ना। तो हमारा ये फिर भी बिना वेट किए हमारा ये जो सारे टास्क हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं, है ना। ठीक है, उसके बाद तो हमारे पास क्या है, नॉर्मल से मेथड आ जाते हैं जैसे कि इज़ अलाइव। ठीक है, अब ये इज़ अलाइव मेथड चेक करता है कि आपका जो थ्रेड है वो अलाइव स्टेट में है या नहीं है। ठीक है, अब मान लो कि आपने ये थ्रेड जो है वो स्टार्ट करना है ना। तो सबसे पहले अभी थ्रेड स्टार्ट हुआ नहीं है तो यहाँ पर आपको चेक करना है कि ये जो थ्रेड है T1 जो आपने थ्रेड बनाया है इसको अभी आपने स्टार्ट किया नहीं है। तो अभी अब हम ना यहाँ पर प्रिंट करा के देखते हैं क्या ये थ्रेड अलाइव है। तो system.out.println, ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे इज़ अलाइव। ओके, सो इज़ अलाइव और यहाँ पर हमने क्या करा लेना है, प्रिंट करा लेना है। क्या प्रिंट कराना है हमने, वही हम करेंगे T1। ओके, सो T1 डॉट इज़ अलाइव। ठीक है, इसको हमने कॉल कर दिया। अब जैसे ही हमारा जो T1 है वो स्टार्ट हो जाता है उसके बाद हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि क्या भाई वो आपका जो थ्रेड है वो अलाइव है या नहीं। तो उसके लिए हम रन मेथड में चले जाएंगे। ठीक है, और हम यहाँ पर चेक करेंगे, नहीं यहाँ पर हम नहीं चेक करेंगे, जब हमने स्टार्ट कर लिया है उसी के बाद हम चेक करेंगे क्या भाई आपका जो थ्रेड है वो अलाइव है या नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद हम इसको करते हैं रन। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पर क्या था, एक तो ये बड़ी फास्ट हो जाता है। हाँ, जब हमने थ्रेड को स्टार्ट नहीं किया था तो आपका थ्रेड क्या आया, इज़ अलाइव फॉल्स आया, और जैसे ही आपने थ्रेड को स्टार्ट कर दिया तो आपका इज़ अलाइव ट्रू आ गया है ना। तो इस इज़ अलाइव मेथड को यूज़ करके आप चेक कर सकते हो कि आपका जो थ्रेड है वो किस स्टेट में है, वो अलाइव स्टेट में है या नहीं है, या फिर ये टर्मिनेटेड हो चुका है ना। सो अब उसके बाद हमारे पास ये जो है करंट थ्रेड का मेथड। ठीक है, स्टैटिक मेथड दैट रिटर्न्स रेफरेंस ऑफ करंटली एग्जीक्यूटिंग थ्रेड। तो इसको हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं, जैसे कि यहाँ पर अगर हम गेट नेम का यूज़ करते हैं ना, तो पहले हम थ्रेड क्लास में यूज़ करते हैं ये करंट थ्रेड का मेथड, जो क्या करता है, हमारा जो करंटली रनिंग थ्रेड होता है उसका रेफरेंस हमें ला कर दे देता है। फिर उसके रिलेटेड हम सारा जो डेटा है वो फेच कर सकते हैं गेट नेम, गेट ID जैसे फंक्शंस को यूज़ करके। ठीक है, तो इतना सा हमारा कंसेप्ट था। आई होप आपको ये 5 के 5 मेथड्स जो हैं वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर द डे।